So good afternoon, everybody. Today, that is Thursday, 3rd of June, 2021, and we are in the class of Bachelor of Business Administration, fourth semester students. The subject is Human Resource Management. And the topic that we are going to discuss today is employee welfare. All right. So the topic of discussion for today is employee welfare. Right. We are already done with employee health and employee safety. Yesterday we have finished it. That today we will be discussing about welfare. Right. So the if we term welfare, if we define welfare, then welfare means different services, benefits, and facilities that are being offered to employees by the employers. Welfare are the certain benefits or facilities which are being offered by the employees to the employer as a part of labor law. Labor law has सॉरी, मैं अंग्रेजी में कंटिन्यू कर गया, मैं उसको दोबारा शुरू करता हूँ। अगर हम वेलफेयर की बात करें तो वेलफेयर का मतलब है वो बेनिफिट्स और वो फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ। लेबर लॉ ने एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी कर दिया है, ये अनिवार्य कर दिया है कि वो कुछ फैसिलिटीज कानून के तहत एम्प्लॉयज को हर हालत में प्रोवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है। और कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर कई जगहों पे एम्प्लॉयर कई बेनिफिट्स अपनी तरफ से भी वॉलेंटरली कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर वेलफेयर, वेलफेयर के आखिरकार ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, इसके पीछे वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले वर्कर्स को एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ देना होता है एट वर्क प्लेस। जहां वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे वर्कर्स को एक अच्छा जीवन देने के लिए, एक अच्छा माहौल देने के लिए वेलफेयर फैसिलिटीज दी जाती हैं ताकि वर्कर वहां आसानी के साथ काम कर सकें एंड दे मे फील कंफर्टेबल व्हाइल दे आर एट वर्क। तो इससे वर्क प्लेस पे वर्कर्स का इंटरेस्ट बढ़ता है और वर्कर्स अपना काम अच्छी तरीके से और आसानी के साथ कर पाते हैं। दूसरी चीज, इंप्रूव द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द वर्कर। फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ, वर्कर की फिजिकल और वर्कर की साइकोलॉजिकल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए भी वेलफेयर फैसिलिटीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर वर्कर को अच्छी फैसिलिटीज दी जाएगी, काम करने का अच्छा माहौल दिया जाएगा, तो वो मेंटल पीस के साथ वहां पे काम कर सकेगा। मोर ओवर उसके पास बाकी वेलफेयर फैसिलिटीज होंगी जैसे लंच रूम्स, रेस्ट रूम्स, फर्स्ट एड बॉक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। और जितनी भी वेलफेयर फैसिलिटीज एज पर दी लॉ है या वॉलेंटरली ऑर्गेनाइजेशन कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज दे रहा है वर्कर्स को, तो उन फैसिलिटीज से वर्कर्स को फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है। क्योंकि वर्कर्स को फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि उसको वर्क प्लेस पे वो सारी फैसिलिटीज मुहैया कराई गई हैं, वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई हैं जिन फैसिलिटीज की जरूरत वर्कर को होती है। ठीक है। ऑब्जर्व द शॉप्स, it also helps the workers to absorb the shocks injected by industrialization and urbanization। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से जो शॉक्स क्रिएट होते हैं इन वेलफेयर फैसिलिटीज से, वो शॉक्स एब्जॉर्ब करने में भी मदद मिलेगी वर्कर्स को अपने एंड पे। प्रमोट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द वर्कर्स, वर्कर्स के बीच में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा होगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन हमें पूरी वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, वो वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, वेलफेयर फैसिलिटीज की हमें जरूरत है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का हम भी एक हिस्सा है और ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए भी सोचती है और हम भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे बाकी लोग। तो इससे वर्कर्स को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्ट्स एज a it acts as a
factor, it acts as an important factor to decrease social evils like ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एटसेट्रा। ठीक है, जब आप वेलफेयर फैसिलिटीज देंगे वर्कर्स को, सारी काउंसलिंग करेंगे और बाकी चीजें जो भी आप दे सकते हैं, तो वर्कर्स अपनी बुरी आदतों को, जैसे जुआ खेलना है, शराब पीना है, इनके बारे में भी आप उनकी काउंसलिंग करेंगे, जैसे वेलनेस प्रोग्राम्स वगैरह में। तो वर्कर्स को फिर आप बताएंगे कि इन चीजों के क्या नुकसान है और इन चीजों को छोड़ के आप अपने हेल्थ को, आप अपने आप को, आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो वर्कर्स भी इन सब हैबिट्स को गिव अप करेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, फर्दर आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ये स्लाइड बात करती है सेंट्रल, ठीक है, क्या क्या वेलफेयर फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जा सकती हैं, जैसे कैंटीन, क्रैशेस, रेस्ट रूम्स, वॉशिंग फैसिलिटीज एटसेट्रा। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है जैसे कैंटीन। भाई, आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए 8 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है, 8 घंटे में आप 2 घंटे बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपको जरूरत महसूस होगी कि यार एक कप चाय मिल जाए तो मेरी अलर्टनेस फिर बढ़ जाएगी। कैंटीन होगी तो आप वहीं जाएंगे, 2 मिनट का टी ब्रेक लेके गए, आपने एक कप चाय पी, आके वापस आप काम पे लग गए। या अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां आप चाय मंगा सकते हैं और चाय मंगाना परमिटेबल है, कैंटीन में आपने फोन कर दिया, चाय आ गई, आपने वहीं अपने काम पे चाय पी और अपना काम करते रहे, आप रिफ्रेश हो गए। आपको, आप किसी दिन लंच नहीं लाए, आपको भूख लगी, कैंटीन में आप खा सकते हैं। आप लंच लाए, उसके बाद भी आपको कुछ खाने की जरूरत महसूस हो रही है, ठीक है, आप कैंटीन से खा सकते हैं। तो कैंटीन का होना अपने में ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत जरूरी चीज है। मोर ओवर, कैंटीन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है तो आपको अच्छा सामान मिलेगा, क्वालिटी वहां मेंटेन रहेगी। ठीक है, जो चीजें वो इस्तेमाल कर रहा है कैंटीन में वो स्टैंडर्डाइज रहेगी। बाहर तो आपको जो है पाम ऑयल में सब फ्राई करके दे दिया, आप, आपको पता ही नहीं है, आप जहर खा रहे हैं, लेकिन भाई आपको चूंकि पता नहीं है, जो मिल रहा है वो आप खा रहे हैं। कैंटीन में चीजों पे आप स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन कर सकते हो कि ये ऑयल यूज होगा, इस चीज का प्राइस इतने से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर से एक्ट करता है कि आप प्राइस कंट्रोल कर सकते हो कि मन मानेंगे दामों पे कैंटीन वाला नहीं बेचेगा। वो चीजों के प्राइस पहले से तय होंगे, जिसको कैंटीन मिलेगी उसके, उसको कैंटीन देने के वक्त चीजों के प्राइस तय होंगे। ठीक है, और कैंटीन एक बहुत जरूरी चीज है क्योंकि खाने पीने की जरूरत आपको वर्क प्लेस पे ज्यादातर पड़ती रहती है। तो कैंटीन होगी तो आपको शुद्ध खाना, शुद्ध फूड, शुद्ध नाश्ता मिलेगा और सही दाम पे मिलेगा और सही तरीके से साफ सफाई मेंटेन रखी जाएगी, क्योंकि वो आपकी, आप लोगों की खुद की मॉनिटरिंग में रहेगी और साफ सफाई के साथ आपको शुद्ध वातावरण में शुद्ध खाने को मिलेगा। दूसरी चीज है क्रशेस। क्रशेस जैसे छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे छोड़ के नहीं आ सकते, हस्बैंड वाइफ दोनों फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को लेके आते हैं। अब बच्चों को कहा मशीन के पास छोड़ेंगे, बच्चे को क्या पता मशीन से चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, जान चली जाएगी। तो ऐसे में क्रैशेस बनाए जाते हैं, मतलब फैक्ट्री प्रेमाइस में भी यही 1-2 रूम बना दिए जाते हैं जहां वर्किंग वुमेन्स अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं और वहां 3-4 आया की ड्यूटी लगी रहती है जो इन बच्चों का ख्याल रखती है। बीच बीच में लेडीज आके अपने बच्चों को देख भी सकती है और उनको फीड भी कर सकती हैं। नर्सिंग ब्रेक्स के जो है प्रोविजन कानून ने दिया हुआ है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट में, वेलफेयर के फैसिलिटीज के सेक्शन में, कि क्रशेज होने चाहिए और उन क्रशेज में जहां 30 या 30 से ज्यादा लेडीज काम कर रही हैं, वहां उन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्रश होना अनिवार्य है और लेडीज को दिन में 4 से 5 बार ब्रेक मिलेगा ताकि वो अपने बच्चों को जाके फीड कर सके। नेक्स्ट है रेस्ट रूम। वर्कर्स गए, वर्कर्स अपना खाना लेके आए मान लीजिए घर से, ठीक है, तो वर्कर्स अपना खाना कहाँ खाएंगे, वर्कर्स अपना खाना मशीन पे रख के तो खाएंगे नहीं, अपने वर्क प्लेस पे रख के खाएंगे नहीं। या तो वो लंच रूम्स बने हुए हैं, वहां जाके कुर्सी मेजें लगी हुई उन पे बैठ के अपना खाना खाएंगे। 1 घंटे का लंच है, 15 मिनट में वर्कर्स ने लंच कर लिया, उसके बाद भाई वर्कर मशीन पे काम कर रहे हैं, थक जाते हैं, तो इसलिए रेस्ट रूम की अरेंजमेंट रहता है। रेस्ट रूम में जाके वर्कर्स अपना लेट बैठ लेंगे ताकि वो री एनर्जाइज कर सके, थोड़ा सा आराम कर लें, अपना एनर्जी रिगेन कर लें। एनर्जी रिगेन कर लेंगे तो एक्सीडेंट्स की संभावनाएं भी
कम हो जाएंगी और आराम कर लेंगे तो वर्कर्स अपनी इफेक्टिवनेस दोबारा से अटेन कर लेंगे और अपनी एफिशिएंसी भी अटेन कर लेंगे और दोबारा से मेहनत के साथ फिर से मन लगा के काम करेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को बरकरार रखेंगे। तो इसलिए लंच रूम और रेस्ट रूम का प्रोविजन भी वेलफेयर फैसिलिटी के तहत आता है, जो होना मैंडेटरी है। जहां 250 या 250 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में कैंटीन का होना कंपलसरी है। जहां 250 या 250 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार कैंटीन का होना मैंडेटरी है। रेस्ट रूम, लंच रूम्स का होना मैंडेटरी है। जहां 250 या 250 से ज्यादा वर्कर्स काम करें, वहां कैंटीन, रेस्ट रूम्स, लंच रूम्स, इनका होना कंपलसरी है। ठीक है। वॉशिंग फैसिलिटीज का अरेंजमेंट होना चाहिए। अब वर्कर्स आए, अपना उनको लॉकर दिया जाना चाहिए जहां वो अपने कपड़ों को रख सके। अपने अपनी वर्दी पहनेंगे तो अपने जो कपड़े पहन के आएंगे उनको उतार के रखेंगे, अपना सामान रखेंगे। उसके बाद मशीन पे काम करने जाएंगे और अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे। प्लस यूनिफॉर्म को धोने की भी फैसिलिटी वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन में देनी चाहिए। सारा दिन काम करेंगे, शाम को काम से फ्री हुए तो अपनी यूनिफॉर्म को धो के टांग दिया, अगले दिन आएंगे फिर यूनिफॉर्म पहन के फिर काम पे लग जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी वेलफेयर फैसिलिटीज है जो वर्कर्स को दी जाती हैं कानून के तहत। और ये कौन सा कानून है? इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट। इसमें इन सारी चीजों का, इन सारी वेलफेयर फैसिलिटीज का उल्लेख है। ठीक है। फर्दर, स्टैट्यूटरी वेलफेयर फंड्स का अरेंजमेंट रहता है वर्कर्स के लिए, ताकि उनको उनको हाउसिंग फैसिलिटीज दी जा सके। कई ऑर्गेनाइजेशंस मिलके सस्ती जमीन परचेज कर लेते हैं और सस्ते घर बना के लेबर को रियायती दामों पे बेचते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन लो कॉस्ट लोन्स वर्कर्स को देते हैं, लो इंटरेस्ट लोन्स वर्कर्स को देते हैं, ताकि वो जमीन खरीद के अपने घर बना सकें। ठीक है। कई ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को इवनिंग क्लासेस चलाते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज यानी कि जिन फैसिलिटीज से वो अपने आप को एंटरटेन कर सकें। कुछ गेम्स, कुछ इंडोर गेम्स की व्यवस्था कर दी, कभी कुछ टूर्नामेंट करा दिया। ठीक है। प्लस मेडिकल फैसिलिटीज दे दी, एक इन हाउस डॉक्टर बिठा दिया कि वो दिन में 2 घंटे आता है, बैठता आता है कि वर्कर्स को, क्या उनके परिवार को अगर कोई बीमारी है या कोई थोड़ा बहुत बीमार है, डॉक्टर से परामर्श लेना चाह रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो डॉक्टर से अपनी दवा का पर्चा लिखवा सकता है। और कई ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को फ्री में दवाएं भी देती हैं। ठीक है। ठीक है। और लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंट करके रखती है सरकार, ताकि वो लेबर्स के साथ किसी भी हो रहे इनजस्टिस को नोटिस करे और उस इनजस्टिस को ना होने दे और वर्कर्स के साथ न्याय करने में मदद कराए। ठीक है। राज्य सरकारें अपने यहाँ लेबर ऑफिसर्स अपॉइंट करती हैं ताकि वर्कर्स का अहित ना हो और वर्कर्स के हितों की रक्षा की जा सके। अब स्टैट्यूटरी वेलफेयर फंड्स की भी व्यवस्था होती है, जिनसे टाइम टू टाइम वर्कर्स को हेल्प की जाती है। ठीक है। लेबर वेलफेयर सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए जाते हैं, जहां वर्कर्स को विभिन्न प्रकार की वर्कर्स की सहायता के लिए स्कीम्स आती हैं और वर्कर्स को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। फर्दर आ जाते हैं। नाउ, ये तो मैंने बात बता ही दी कि कई एम्प्लॉयर्स जो हैं हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके रखते हैं, अपने यहाँ हेल्थ सेंटर्स या डिस्पेंसरी खोलते हैं, ताकि वर्कर्स या उनके परिवार में यदि कोई बीमार है तो उन डॉक्टर्स को दिखा के दवा ले सके। ठीक है। फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स को भी इनिशिएट करते हैं ताकि वर्कर्स फैमिली प्लानिंग की तरफ ध्यान दें। अगर वर्कर्स अपनी फैमिली को प्लान रखेंगे तो अपनी इनकम के हिसाब से वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकेंगे। और जरूरत से ज्यादा फैमिली में अगर मेंबर्स होंगे तो वर्कर्स की तनख्वाह कभी पूरी नहीं पड़ेगी अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। क्रेडिट सोसाइटीज की क्रेडिट सोसाइटीज बन स्टैब्लिश करते हैं, जो स्मॉल शॉर्ट टर्म क्रेडिट वर्कर्स को इंटरेस्ट फ्री या विद सम माइल्ड इंटरेस्ट कुछ क्रेडिट वर्कर्स को लोन देती है, ताकि वर्कर्स अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें और मनी लेंडर्स और साहूकारों के चक्कर में
ना फंसे। जिम्नेजियम की भी फैसिलिटीज कई ऑर्गेनाइजेशंस अपने यहाँ देती हैं, ताकि वर्कर्स शाम को जब छूटें या सुबह जल्दी आए तो उसमें कसरत करके अपने आप को मेंटेन रख सकें। क्लब्स भी कई बार, जैसे मैंने बताया, इंडोर स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट कर देते हैं, तो वहां भी वर्कर्स अपने आप को जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। क्रैशेस के बारे में ऑलरेडी बात हो गई, कैंटीन्स के बारे में बात हो गई। कई ऑर्गेनाइजेशंस वर्कर्स के बच्चों के लिए नो पेमेंट बेसिस पे या मिनिमम पेमेंट बेसिस पे स्कूल्स भी खोलती है, हाई स्कूल्स, इंटर कॉलेजेस, ताकि उनके बच्चों की को शिक्षा दीक्षा पूरी तरह से दी जा सके। ठीक है, रिक्रिएशन सेंटर्स की ऑलरेडी बात हो चुकी की है। ट्रेड यूनियंस स्टैब्लिश करने की आजादी है ट्रेड यूनियन 1926 एक्ट के अंतर्गत। और ट्रेड यूनियन को ऑपरेट करने के लिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस में ही दो, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, एज पर दी रूल जितने स्पेस की रिक्वायरमेंट हो वो स्पेस एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है। ठीक है। कई ऑर्गेनाइजेशंस अपने यहाँ लाइब्रेरी भी मेंटेन करती हैं, ताकि वो वर्कर्स जो पढ़ने पढ़ाने का शौक रखते हैं या उनके उनके बच्चे जो पढ़ने पढ़ाने का शौक रखते हैं, उस लाइब्रेरी को एक्सेस करके लाइब्रेरी में मौजूद किताबों का फायदा उठा सके। टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। टूर्नामेंट्स भी कराए जाते हैं टाइम टू टाइम, ईयरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, ताकि वर्कर्स को रिक्रिएशन का टाइम मिल सके और वर्कर्स अपने आप को और अपने परिवार को एंटरटेन कर सकें। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी स्टैब्लिश की जाती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में ही ग्रोसरी टाइप के आइटम्स की एक दुकान खोल दी गई और ये कोऑपरेटिव स्टोर है, वर्कर्स खुद मिलके ये स्टोर चलाते हैं। ये मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ये सामान वर्कर्स वर्कर्स आपस में एक दूसरे को बेचते हैं। ठीक, उस दुकान से कोई भी वर्कर सामान लेके जा सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे, मतलब जितने का सामान खरीदा गया है उतने का ही वो सामान बेचा जाता है। ठीक है। इस तरह की दुकानें खोलते हैं ताकि वर्कर्स को सस्ता सामान मिल सके और वर्कर्स सस्ता सामान खरीद सके। ठीक है। लीगल सेल्स की भी स्थापना करते हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस अपने यहाँ, ताकि अगर वर्कर किसी कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सलाह ले सके, ऑर्गेनाइजेशन के लीगल सेल से फ्री फ्री सलाह मशवरा ले सके और वकीलों के चंगुल में फंस के अपनी सारी तनख्वाह ऐसे ही न गवाए। ठीक है। लेबर जनरल्स भी पब्लिश करते हैं जिसमें लेजिस्लेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लेबर लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और लेबर के बारे में और भी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उन सब के बारे में चीजें पब्लिश होती हैं, ताकि लेबर्स अपने आप को जो पढ़ने का शौक रखते हैं वो अपने आप को अपडेट रख सकें और जानकारियां उनको के उनके माहौल में क्या चल रहा है वो सारी जानकारियां लेबरों को रहें, ताकि वो इन सब जानकारियों को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को अपडेट रख सकें और अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकें। कल्चरल सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए जाते हैं। कल्चरल सेंटर्स में टाइम टू टाइम कल्चरल प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं, साल में एक बार या साल में दो बार या फाउंडेशन डे के मौके पे, जिसमें वर्कर्स और उनकी अपनी अपनी फैमिली को, अपने आप को और अपनी फैमिली को एंटरटेन कर सकें, प्लस वर्कर्स को अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका मिले। ठीक है। फर्दर आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज, कितने टाइप की वेलफेयर फैसिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है। वेलफेयर वेलफेयर फैसिलिटीज दो टाइप्स की हो सकती है, इंटरम्यूरल जो कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है, और एक्सट्राम्यूरल जो एस्टेब्लिशमेंट के बाहर प्रोवाइड की जाती है। लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज दो तरह की हो सकती है, इंटरम्यूनल जो एंटरप्राइज के अंदर प्रोवाइड की जाती है और एक्स्ट्राम्यूनल जो एंटरप्राइज के बाहर प्रोवाइड की जाती है। अब जैसे हॉस्पिटल से टाई अप कर रखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो एक्स्ट्राम्यूनल फैसिलिटी हुई है, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्टैब्लिशमेंट के बाहर जाके उस फैसिलिटी को अवेल करना पड़ेगा। राइट। अब
जैसे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज है, ये इंट्राम्यूनल है। टॉयलेट है, ये इंट्राम्यूनल है। क्रैशेस है, ये इंट्राम्यूनल है। वॉशिंग एंड ड्राइंग फैसिलिटीज है, ये इंट्राम्यूनल है। रेस्ट शेल्टर्स है, ये इंट्राम्यूनल है। यूनिफॉर्म्स एंड प्रोडक्टिव क्लोथिंग है, ये इंट्राम्यूनल है। रिक्रिएशन फैसिलिटीज, ये इंट्राम्यूनल फैसिलिटीज है। कैंटीन, ये इंट्राम्यूनल फैसिलिटीज है। सब्सिडाइज फूड, ये इंट्राम्यूनल फैसिलिटीज है। मेडिकल एड, ये इंट्राम्यूनल फैसिलिटीज है। हाउसिंग, ये एक्स्ट्राम्यूनल फैसिलिटीज हो जाती है कई बार, क्योंकि हाउसिंग या तो कई बार कैंपस में होते हैं, कई बार कैंपस के बाहर होते हैं। ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटीज हो गई। मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज को अंडर दी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1972। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो गई, ऑफिस आना, फैक्ट्री आना और फैक्ट्री से घर वापस छोड़ने के लिए। एम्प्लॉयर जो है अपनी गाड़ियां, अपनी बसेस रखता है, एक नॉमिनल फीस आप पे करते हैं जो आपकी तनख्वाह से कट जाता है, और एम्प्लॉयर आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देता है। ठीक है। फिर आप बात हो गई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में भी डिस्कशन हो गया है। ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन, 5 साल में आपको एक बार एलटीसी दिया जाता है, जिसमें आप जहां भी आना जाना चाहें वहां आपका और आपके परिवार का पूरा टिकट का खर्चा दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैडर। कोई वर्कर है तो उसको सेकंड क्लास का दिया जाएगा, कोई ऑफिसर है तो उसको एसी थर्ड का दिया जाएगा, कोई उससे हाई रैंक ऑफिसर है उसको एसी सेकंड का दिया जाएगा, टॉप रैंक ऑफिसर को एसी फर्स्ट का दिया जाएगा। और अब तो इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल दिया जाने लगा है। ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग्स की जरूरत है या आप कुछ पर्टिकुलर वोकेशनल ट्रेनिंग्स करना चाहते हैं, तो उनके भी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अपने आप को एनरोल करके वोकेशनल ट्रेनिंग ले सको। हॉलीडे होम्स की भी व्यवस्था होती है। हॉलीडे होम्स ये है कि कई जगह ऑर्गेनाइजेशन टाई अप करके रखती है कि आप छुट्टी पे गए तो ऑर्गेनाइजेशन का किसी होटल के साथ टाई अप है, वहां आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। नॉर्मल लोग ज्यादा पैसा देंगे, आप डिस्काउंटेड रेट पे पैसा देंगे और वहां जाके आप ठहर सकते हैं। ठीक है। कोऑपरेटिव स्टोर्स, इसकी बात ऑलरेडी हो गई कि ये नो कॉस्ट नो प्रॉफिट बेसिस पे सामान वर्कर्स को बेचते हैं, खास तौर से इसमें जो है आपका ग्रोसरी आइटम्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस की बात हम सोशल सिक्योरिटी के तहत करेंगे। ठीक है। फर्दर आ जाते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयर्स क्या मेजर्स लेते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के तहत। ठीक है। एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिक्रिएशन फैसिलिटीज हो गया। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी कुछ फैसिलिटीज जैसे कैंटीन हो गया, जैसे कैंटीन्स हो गया, रेस्ट रूम्स हो गया, लंच रूम्स हो गया। ठीक है। वॉशिंग फैसिलिटीज हो गया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हो गया। ठीक है। तो ये कुछ हो वेलफेयर फैसिलिटीज उनकी बात हो गई। ठीक है। ये वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में किन किन एक्ट में उल्लेख है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में है कि क्या वेलफेयर फैसिलिटीज होनी चाहिए। प्लांटेशन लेबर एक्ट भी वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में बताता है। माइंस एक्ट भी बताता है कि जो वर्कर माइंस में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या वेलफेयर फैसिलिटीज होनी चाहिए। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट बताता है कि जो मोटर ट्रांसपोर्ट के तहत काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को क्या वेलफेयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को क्या फैसिलिटीज मिलने की, वेलफेयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, किन वेलफेयर फैसिलिटीज के वो हकदार हैं। ठीक है। फर्दर। इंडियन फैक्ट्री एक्ट कहता है कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 500 या 500 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसमें वेलफेयर ऑफिसर का होना मैंडेटरी है। ठीक है। और प्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशंस में भी। और प्लांटेशन एक्ट ये कहता है कि जहाँ प्लांटेशन एक्टिविटीज चल रही हैं वहां, जहाँ अगर 300 या 300 से अधिक वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां वेलफेयर ऑफिसर का होना मैंडेटरी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉय वेलफेयर की बात। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर